एक आदमकद मूर्ति। कुछ लोग मूर्ति पर चढ़ गए हैं, हथौड़े से सिर पर वार कर रहे हैं। मूर्ति के गले में मोटी रस्सी लपेट दी गई है। एक भीड़ उस रस्सी को खींच रही है। देखते ही देखते मूर्ति नेस्ता नाबूद हो जाती है। ये जो मूर्ति आप देख रहे थे वो किसी साधारण आदमी की नहीं है, बल्कि ये मुजीबुर रहमान की मूर्ति है। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। ये तस्वीरें भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हैं। 5 अगस्त की शाम इस तस्वीर के साथ कुछ और भी तस्वीरें सामने आई। एक तो यही कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। एक विशेष विमान के जरिए शेख हसीना भारत के गाजियाबाद शहर के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। शेख मुजीब की मूर्ति टूटी और उन्हीं की बेटी शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। देश की कमान सेना के हाथ में है, लेकिन हर तरफ हिंसा ही हिंसा है। आज इस वीडियो में आपको शेख हसीना की कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे अपने पिता की हत्या के वक्त वो जर्मनी में थी और इसी वजह से उनकी जान बच गई। बाद में वो कैसे अपने मुल्क वापस लौटी और फिर प्रधानमंत्री तक बनी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बांग्लादेश और शेख हसीना की कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको 1947 के साल में ले चलते हैं। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, साथ ही देश का बंटवारा भी हुआ। भारत के पूरब में बसा राज्य बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। हिंदू बाहुल्य बंगाल भारत का हिस्सा बना, नाम पड़ा पश्चिम बंगाल, और मुस्लिम बाहुल्य बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया। इस हिस्से का नाम पड़ा पूर्वी बंगाल। आज़ादी के 6-7 साल बाद ही पूर्वी बंगाल में पहले जमींदारी प्रथा के खिलाफ और फिर बांग्ला भाषा आंदोलन शुरू हो गया। 1952 में शुरू हुए इस आंदोलन को उस बीज की तरह देखा जाता है जिसने आगे चलकर बांग्लादेश का रूप लिया। ये आंदोलन शांत हुआ ही था कि 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। इसने पूर्वी बंगाल के लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। इस इलाके में उस दौरान एक पार्टी बेहद सक्रिय थी जिसका नाम था अवामी लीग। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे मुजीबुर रहमान। छोटे बड़े आंदोलन से पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के बनने की जमीन तैयार हो रही थी। उस इतिहास में अभी नहीं पढ़ते हैं, सीधे चलते हैं दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, यानी वही पूर्वी बंगाल। जनवरी 1972 में इस नए नवेले देश में आम चुनाव हुए और अवामी लीग की पार्टी चुनाव जीत गई। मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 24 जनवरी 1975 तक शेख मुजीब प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी ही पार्टी के नेता मोहम्मद मंसूर अली को सौंप दी और खुद राष्ट्रपति बन गए। जब सत्ता के शीर्ष पर यह बदलाव हो रहे थे, तभी अपनी पहली ही सरकार के खिलाफ सेना में असंतोष पैदा हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि सेना ने तख्ता पलट का मन बना लिया। पब्लिक के मन में भी ये बात बैठने लगी थी कि देश में बस एक ही पार्टी का राज है। राष्ट्रपति बनने के ठीक 6 महीने बाद सेना ने बगावत कर दी। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख के ढाका में 32 धनमंडी स्थित आवास पर हमला बोल दिया। हमले में शेख मुजीब की हत्या हो गई। इस हमले में उनकी पत्नी, भाई, 3 बेटे, 2 बहुएं और कई अन्य रिश्तेदार, निजी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल और कई अन्य लोग मारे गए। अब यहीं से शुरू होती है कहानी शेख हसीना की। मुजीब की हत्या के वक्त उनकी बेटी शेख हसीना पश्चिमी जर्मनी में थी। वो और उनकी बहन रेहाना की जान बच गई। इस हत्याकांड के बाद हसीना जर्मनी से भारत आ गईं और 6 साल तक यहीं रहीं। भारत में कांग्रेस की सरकार थी। हसीना भारत में रहते हुए गांधी परिवार की करीबी बन गई। ये संबंध इसलिए भी पुख्ता हुए क्योंकि जिस बांग्लादेश के लिए हसीना के पिता लड़ाई लड़ रहे थे, उसके निर्माण में बड़ी भूमिका भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मानी जाती है। इसका श्रेय देते हुए कहा जाता है कि इंदिरा ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना। 1975 से 1978 तक बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू रहा। 1978 में देश में चुनाव हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने मशीहुर रहमान। अपने मुल्क में हालात सुधरता देख शेख हसीना भारत से लौट आई। 1981 में जब वो बांग्लादेश लौटी तो अवामी लीग ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अवामी लीग में विभाजन था और दिग्गजों ने उन्हें वापस लाकर एक डमी प्रमुख के रूप में रखकर सत्ता में बने रहने की योजना बनाई थी, लेकिन आगे चलकर वो पार्टी की सबसे बड़ी नेता बन गई। अपने देश में लौटना तब शेख हसीना के लिए खतरे से खाली नहीं था। 10 नवंबर 1987 को जो हुआ वो इसी बात की गवाही देता है।
सैन्य शासक मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में पुलिस ने शेख हसीना पर हमला किया, जिसमें आवामी लीग के 3 युवा सदस्य मारे गए। फिर वो हुआ जो बांग्लादेश की जनता ने कभी सोचा न था। इरशाद के नाकाम शासन की दुहाई देते हुए देखते हसीना और उनकी विरोधी खालिदा जिया ने हाथ मिला लिया और लोकतंत्र की मांग करते हुए एक गठबंधन बनाया। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता थीं। बांग्लादेश में इस पार्टी को दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी माना जाता है। खालिदा की बीएनपी और शेख हसीना की आवामी लीग एक दूसरे की विरोधी थी, लेकिन देश में लोकतंत्र बहाल करने और चुनाव कराने के लिए आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो दोनों दल एक मंच पर आए। 1990 के अंत में दोनों नेताओं के बुलावे पर लाखों की भीड़ ढाका में घुस आई। आखिरकार दबाव में आकर 4 दिसंबर 1990 को इरशाद ने मिलिट्री शासन खत्म किया। फरवरी 1991 में आम चुनाव हुए। चुनाव में हसीना और जिया की पार्टी अलग हो गई और आमने सामने थी। चुनाव के नतीजे आए और बीएनपी ने जीत हासिल की। खालिदा जिया प्रधानमंत्री के पद पर बैठी और शेख हसीना मुख्य विपक्षी नेता बन गई। जिया की सरकार के सामने कई चुनौतियां थीं, मसलन देश को गरीबी से उबारना, लोकतंत्र की कमजोर पड़ी जमीन को मजबूत करना और लोगों का सरकार पर भरोसा बरकरार रखना। लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने में जिया सरकार नाकाम रही। अगले आम चुनाव में सभी को उम्मीदें थीं कि आवामी लीग आसानी से जीत जाएगी और शेख हसीना का पहली बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था। हुआ भी ठीक ऐसा ही। 1996 के आम चुनाव में जनता ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। अपने 5 साल के शासन के दौरान हसीना ने देश विदेश दोनों को साधे रखा। एक तरफ जहां अपने देश में उन्होंने चकमा समुदाय से शांति समझौता किया, तो वहीं दूसरी ओर भारत के साथ 30 साल के लिए गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इन सब के बावजूद शेख हसीना 2001 का चुनाव हार गईं और बीएनपी, जमात इस्लामी, जातीय पार्टी पंजू और इस्लामिक ओइक्यो जोटे के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनी। बीएनपी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने आगे चलकर भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववादी समूहों जैसे उल्फा का कथित रूप से समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब आलोचना झेली। इधर देश में व्यापक भ्रष्टाचार की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए। जनवरी 2007 में बांग्लादेश की सेना ने सत्ता संभाली और आपातकाल लागू कर दिया। चुनाव स्थगित हो गए। इसी दौरान शेख हसीना को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया गया, मगर इससे जनता में उनकी छवि और मजबूत हुई। सैनिक शासन हटने के बाद हसीना को इस छवि का फायदा मिला और 2008 का चुनाव जीतकर वो एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। इस बार वाली हसीना 1996 से काफी अलग थी। इस बार वो एक लंबे अरसे के लिए सत्ता संभालने आई थी और उन्होंने ऐसा किया भी। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जहां उन्होंने भारत से समझौता किया, तो वहीं ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर भी बातचीत शुरू कर दी। 2014 के चुनावों में जब हसीना वापस सत्ता में लौटी, तो अगले ही साल उन्होंने भारत के साथ भूमि सीमा समझौता पक्का कर दिया था। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटे कुछ एनक्लेव दोनों देशों के बीच सीमा रेखा की अस्पष्टता की वजह बने हुए थे। समझौते के तहत भारत को 71 बांग्लादेशी एनक्लेव में से 51 मिले जो कि भारत के अंदर थे, जबकि बांग्लादेश को 103 भारतीय एनक्लेव में से 95 से 101 प्राप्त हुए जो कि बांग्लादेश के अंदर थे। एनक्लेव किसी देश की जमीन का वो टुकड़ा होता है जो दूसरे देश के भूभाग से घिरा हो। 2014 में विपक्षी पार्टी बीएनपी ने विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। इन सबसे बेफिक्र हसीना ने इस्लामिक अतिवादियों के खिलाफ जंग छेड़ी और उनका लगभग सफाया कर दिया। हसीना ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कार्ड बहुत ही चतुराई से खेले, जबकि उनके विरोधी 1980 और 1990 के दशक में ही अटके रहे और मौजूदा हालात को समझ नहीं पाए। वो कोई भी चालाकी नहीं दिखा पाए और मात खा गए। स्वदेश रॉय और पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट मुंतसिर ममून दोनों ने ही हसीना के काम को बांग्लादेश में उनके निर्विवाद नेतृत्व का कारण बताया और कहा कि कम से कम फिलहाल तो बांग्लादेश में विपक्ष अप्रासंगिक हो गया है। वहीं बीएनपी के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मामलों के सचिव AKM वहीदुज्जमा ने इंडिया टुडे को बताया था कि शेख हसीना 1996 में एक ऐसी पार्टी की नेता थी जिसके पास संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं था। उनके पास 140 सीटें थीं, जबकि बीएनपी के पास 116 सीटें। इसलिए संसद को रबर स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करना और न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन को भ्रष्ट करना मुश्किल था। लेकिन 2023 में संसद में उस प्रचंड बहुमत के कारण, जिसका आनंद वो 2009 से उठा रही हैं, उन्होंने व्यवहारिक रूप से संसद को एक रबर स्टैंप में बदल दिया है और इसका उपयोग न्यायपालिका और कार्यपालिका को भ्रष्ट करने के लिए किया ताकि धीरे धीरे एक निरंकुश सरकार स्थापित हो सके।
इसी साल 2024 में भी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। मुंतसिर ममून कहते हैं कि हसीना ने अपने शासन के दौरान जो अभूतपूर्व विकास किया है वह गेम चेंजर रहा। वो राजमार्गों, पुलों, बंदरगाहों और मेट्रो रेल परियोजना की ओर इशारा करते हैं। ममून कहते हैं कि यह व्यापार समर्थक, गरीब समर्थक और विकास की ओर उन्मुख शासन है जिसने शेख हसीना को घरेलू समर्थन दिलाया और विपक्ष को अप्रासंगिक बना दिया। 31 जुलाई 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली प्रधानमंत्री बनी, जिनका कार्यकाल कुल 20 साल रहा। मगर इस बार नौकरी कोटा को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों ने शेख हसीना की 2 दशक पुरानी सत्ता को मात दे दी। इस प्रदर्शन में 200 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 1971 में हुई आज़ादी की लड़ाई के बाद से बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% नौकरी कोटा है। ये एक ऐसा समूह है जो पारंपरिक रूप से हसीना की आवामी लीग का समर्थन करता है। अक्टूबर 2018 में हसीना ने छात्र विरोध के जवाब में सभी कोटा खत्म करने पर सहमति भी जता दी थी, मगर ढाका उच्च न्यायालय ने 5 जून 2024 को कोटा बहाल कर दिया। इसके बाद छात्रों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और हसीना सरकार ने कोटा प्रणाली को जारी रखने के अपने विरोध को दर्शाते हुए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी बताती हैं, इस प्रदर्शन के बीच वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने जनवरी 2024 के चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जैसे कि बीएनपी, या जिन्हें भाग लेने से रोक दिया गया, जैसे कि जमात इस्लामी। वो शेख हसीना से इस्तीफा दिलवाकर सत्ता परिवर्तन के लिए छात्रों के आंदोलन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में अराजकता पसरी हुई है, सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, प्रधानमंत्री हसीना देश छोड़ चुकी हैं। देश के सैन्य प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान ने शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ घंटों बाद कहा कि वो अंतरिम सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से मार्गदर्शन मांगेंगे। इसी के साथ फिलहाल तो शेख हसीना के लगातार 15 साल के शासन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश की आयरन लेडी कही जाने वाली शेख हसीना का क्या वाकई ये राजनीतिक अंत है, ये कहना अभी भी मुश्किल है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं लगता। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।